गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 जो कि आपकी फर्स्ट बुक है, थीम 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइन बाय लाइन हमने बुक के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। अब हम बुक 2 शुरू करने वाले हैं। थीम 5 जो यानी कि चैप्टर 5 है आपका, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर। हम यहाँ से अब अपनी डिस्कशन को शुरू करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी आपके व्यूज हों या कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो जो आपकी फर्स्ट बुक थी वो 6th सेंचुरी के करीब की टाइम फ्रेम में टाइमलाइन चल रही थी। अब आप थ्रू दी आईज ऑफ द ट्रैवलर यानी कि इसमें हम उन लोगों के बारे में जानेंगे या उन लोगों की आईज से यानी कि उनके नजरिए से उनके व्यूज को समझने की कोशिश करेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया करते थे। और ये हम कब की बात करेंगे? 10th टू 17th सेंचुरी। तो जो हम ट्रैवलर्स की बात करेंगे वो इस टाइम फ्रेम के बीच में ही आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि उस वक्त मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज की तरह एयरवेज नहीं था, या उस टाइम पे कार्स नहीं होती थी जिस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रैवल जनरली बुल्लक कार्ट में किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे। तो वुमेन और मेन एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते होंगे? काम के लिए। कोई तूफान आ गया या नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया उनके एरिया में और उनको उस जगह से भागना पड़ा। ट्रेडर्स यानी कि जिनको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, मर्चेंट्स हो गए, सोल्जर्स हो गए कि उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया सिक्योरिटी के लिए। प्रीस्ट्स, किंग, जो अलग अलग प्रीस्ट्स होते थे वो एक जगह दूसरी जगह अपने मैसेजेस को स्प्रेड करते थे। पिलग्रिम्स जो कि तीर्थ मतलब कि जैसे किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं पिलग्रिम्स, जो उनके तीर्थ स्थल होते हैं, उनकी रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, उनके ट्रैवल करते हैं वो वहाँ पे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे। तो ट्रैवलर्स जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन ही है कि ट्रैवल क्यों किया जाता होगा। एंड जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हो तो वहाँ के बिल्कुल तौर तरीके अलग होते हैं। जब आप किसी नई जगह पे जाओगे तो आपको वहाँ का लैंडस्केप और फिजिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा, बिकॉज वो एक नई जगह है। वहाँ के लोग जो कस्टम्स फॉलो करते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, जिस तरीके की वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल नई होंगी। एंड आपको, क्योंकि अब आपको वहां रहना है तो आपको उन्हें अडेप्ट करना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा। अब हमें कुछ अकाउंट्स मिलते हैं रिकॉर्डिंग की, यूजुअल, अनयूजुअल एंड रिमार्केबल कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जो ऐसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। क्योंकि नो अकाउंट्स जो वुमेन ट्रैवल करती थी उन्होंने ज्यादा वो अकाउंट्स नहीं लिखे हैं, और या फिर अगर लिखे भी थे तो वो अब सरवाइव नहीं कर पाए हैं। जो अकाउंट्स सरवाइव करे हैं आर ऑफन वेरीड इन सब्जेक्ट मैटर्स। जो भी हमें कौन से अकाउंट्स की बात हो रही है? जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं, जो ट्रैवलर्स ने अकाउंट्स लिखे हैं, उनके मैटर, सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो बेसिकली जिन विषय पे, जिन टॉपिक्स पे बात की गई है वो बहुत अलग है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जो किंग का कोर्ट होता था वहां पे किस तरीके से काम चलता था। किसी का फोकस था कि वहां का रिलीजियस इश्यूज क्या थे, वहां के कौन से धर्म फॉलो किए जाते थे, किस रिलीजन में वहां के लोगों के क्या इश्यूज रहे। कोई आर्किटेक्चरल फीचर यानी कि मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग या सुंदर सुंदर जो वहां पे आपको कारीगरी दिखती है, इतनी फाइन तरीके से हमें मॉन्यूमेंट्स पे काम किया हुआ मिलता है, आर्किटेक्चर। तो कुछ लोग उसके बारे में लिखते थे। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि जिसका जो इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिकल अफेयर्स में बड़ा इंटरेस्ट है तो वो उसके बारे में लिख रहा है, किसी को मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स के बारे में इंटरेस्ट है तो वो उसके बारे में लिख रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर से दिया हुआ है विजयनगर, ये अब आप चैप्टर 7 में भी डिस्कस करोगे। इसकी मैंने 15 मिनट्स की शॉर्ट वीडियो रिविजन की भी बनाई थी विजयनगर की, अगर आप देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। तो इस डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें सिटी ऑफ विजयनगरा का। ये डिस्क्रिप्शन हमें एक
अब्दुल रज़ाक समरकंदी। इन्होंने 15th सेंचुरी में, ये भी एक ट्रैवलर थे जो यहाँ पे विजिट करे और उन्होंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया। तो इन अ फ्यू केसेस ट्रैवलर्स डिड नॉट गो टू डिस्टिंक्ट लैंड, कोई बहुत दूर नहीं जाता था, जैसे कि मुगल एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेटर समटाइम ट्रेवल्ड विद इन द एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर ही इतना बड़ा था कि वो किसी दूसरे लैंड पे नहीं गए। जैसे विजयनगर एम्पायर में जो अब्दुल रज़ाक थे, अब्दुल रज़ाक वो कहीं और से आए ट्रैवल करके और वो विजयनगर के बारे में उन्होंने लिखा। लेकिन कभी कभी ट्रैवलर्स अपने ही आसपास के एरिया के बारे में लिखते थे, जैसे कि मुगल एम्पायर के बारे में कुछ ट्रैवलर्स ने लिखा कि उन्होंने एम्पायर के बारे में क्या देखा, एम्पायर किस तरीके से काम करता था, वहां पे क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा। तो कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ के लोकल ट्रेडिशन और अपनी ही लैंड के बारे में लिखते थे कि हमारे यहाँ पे हम इस तरीके की चीजें फॉलो करते हैं। तो ट्रैवल रिकॉर्ड जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लोगों के मिले जो बहुत किलोमीटर दूर दूर ट्रैवल करके गए, कुछ लोगों ने अपने ही लैंड के बारे में भी लिखा है। तो इस जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 ट्रैवल रिकॉर्ड्स को देखेंगे। एक हम देखेंगे अल बिरूनी, जो कि एक ट्रैवलर थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे। दूसरा हम देखेंगे इब्न बतूता, जो मोरक्को से आए थे। और तीसरे हम देखेंगे फ्रेंच मैन फ्रैंकोइस बर्नियर। इन तीनों का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो अलग है। अल बिरूनी सबसे पहले 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता 14th सेंचुरी में और फ्रेंचमैन 17th सेंचुरी में। तो हम इस पूरे चैप्टर में इन 3 लोगों के ट्रैवल रिकॉर्ड देखेंगे कि उन्होंने उज़्बेकिस्तान से जब वो आए, जब वो मोरक्को से आए, या जो फ्रेंच मैन फ्रैंकोइस बर्नियर जब वो फ्रांस से आए, तो इन तीनों ने इंडिया के यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपने वतन से, यानी कि अपने लैंड से, जहां से भी वो आए थे, उन्होंने वहां से भी कंपेयर किया। ये तीनों जो आप ट्रैवलर्स को देखोगे तो इनकी बिल्कुल अलग फिलॉसफी है। अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर, ये अपने अलग कल्चर, अपने अलग इन्वायरमेंट से इंडिया आए और इन्होंने इस कल्चर और इन्वायरमेंट में एवरीडे प्रैक्टिसेस में उनको क्या अलग लगा और यहाँ पे क्या उनको ऐसी चीजें लगी जो उन्होंने रिकॉर्ड की। तो सबसे पहले हम अल बिरूनी एंड किताब उल हिंद, हम यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि ट्रैवल रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा। देखते हैं इन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है और इनको क्या सही लगा। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है इनकी जर्नी का, ख्वारिज़्म टू पंजाब। तो अब आप पंजाब वाला एरिया जो कि हमारी कंट्री के वेस्टर्न साइड पे पड़ता है, उस जगह से अगर आप देखेंगे तो ख्वारिज़्म जो कि उज़्बेकिस्तान में है आज की डेट में, अल बिरूनी was born in 973। ख्वारिज़्म जो कि आज की डेट में उज़्बेकिस्तान में है। ख्वारिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था पढ़ाई का, वहां पे लोग लर्न करते थे अलग अलग चीजें, और अल बिरूनी को भी बेस्ट एजुकेशन मिली उस वक्त की जो उनको मिल सकती थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल बिरूनी को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत। ऑल्दो उनको ग्रीक नहीं आती थी, लेकिन वो प्लेटो और अदर ग्रीक फिलोसोफर्स के जो वर्क थे उनको जानते थे, क्योंकि अरेबिक ट्रांसलेशंस में उन्होंने इन सब चीजों को पढ़ा था। तो अब आप समझ रहे हो कि उनको ग्रीक नहीं आती लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं, तो उनको काफी आइडिया है हर फिलोसफी का। तो आप देख रहे हो वो कितने लर्नेड थे। अब 1017 टाइम फ्रेम में सुल्तान मोहम्मद इन्वेडेड ख्वारिज़्म। जब भी कोई किंग या कोई इन्वेडर, किंग तो नहीं कहूंगी मैं बिल्कुल भी, इन्वेडर कहूंगी मैं क्योंकि मोहम्मद की बात हो रही है, तो जब भी कोई मोहम्मद गजनी जैसा कोई भी इन्वेडर इन्वेड करता था, तो उनका क्या मोटिव होता था कि जो भी बेस्ट या जो भी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, अच्छी अच्छी आर्किटेक्चरल चीजें हैं उनको देखने को मिलती थी, तो वो सोचते थे कि वहां के जो वर्कर्स हैं जिन्होंने चीजें बनाई हैं मैं उनको अपने साथ ले जाऊं, कि वो जो मेरी कैपिटल है या जो मेरा लैंड है वो वहां पे ये सब बनाए। तो ऐसे ही जो भी उस जगह की बेस्ट चीजें होती थी, जैसे कि उनको पोएट्स, बड़े अच्छे कैलीग्राफिस्ट, जो इतनी ब्यूटीफुल उस वक्त कैलीग्राफी चलती थी बहुत ज्यादा, पेंटर्स हो गए,
पोएट्स, म्यूजिशियंस, वर्कर्स, आर्टिसंस, कोई भी जो बेहतरीन उनको मिलता था वो उन्हें अपने साथ ले आते थे। तो यही चीज ख्वारिज़म यानी कि उज़्बेकिस्तान में जब मोहम्मद ने अटैक किया तो अल बिरूनी को वो अपने साथ ले आए। अब अल बिरूनी गजनी आ गए। ग्रेजुअली गजनी में उनको पसंद किया जाने लगा एंड उन्होंने अपनी लाइफ वहीं स्पेंड की अंटिल हिज डेथ 70 इयर्स के अराउंड तक। अब गजनी में अल बिरूनी का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ डेवलप हुआ। संस्कृत, क्योंकि उनको पहले से हमने देखा कि उनको आती थी, तो वो संस्कृत में जो इंडिया ने एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया है, मैथमेटिशियंस जो हमारे यहाँ के थे उन्होंने जो काम किया, जो मेडिसिन में हमारे यहाँ पे काम हुआ था, वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना शुरू किया 8th सेंचुरी में अल बिरूनी ने। पंजाब जब गजनविद एम्पायर यानी कि जो मोहम्मद गजनी के एम्पायर का हिस्सा बना, तो लोकल पॉपुलेशन ने हेल्प एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अल बिरूनी ने काफी टाइम, उस वक्त जब पंजाब गजनविद एम्पायर का पार्ट बना, उस टाइम पे अल बिरूनी ने बहुत टाइम प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स जो ब्राह्मण थे उनके साथ वक्त बिताया, एक बेहतर तरीके से संस्कृत सीखी। यानी कि उनको संस्कृत अभी तक नहीं आती थी, उन्होंने बाद में संस्कृत सीखी और हमारे यहाँ के रिलीजियस जो वेद वगैरह होंगे या तो वो पढ़े होंगे या उपनिषद पढ़े होंगे, हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स पढ़ने शुरू किए। तो उन्होंने अभी तक अरेबिक ट्रांसलेशंस पढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसलेशन करनी शुरू की, मतलब उनको पहले से आती होगी और उन्होंने और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। अब ट्रैवल लिटरेचर was already accepted part of Arabic literature from the time by the time he wrote. तो अब जब उन्होंने लिटरेचर लिखी तो उन्होंने पूरा अपना एक्सप्लेन किया कि कैसे वो इतनी दूर से यहाँ तक आए और उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बताया। तो अल बिरूनी बिफोर 1500 मेनी अदर आउटसाइड इंडिया में हैव डन सो। काफी लोग ऑलरेडी इंडिया के बारे में जानते थे जब अल बिरूनी ने उनके बारे में लिखना शुरू किया। तो जो अल बिरूनी ने लिखा वो थी किताबुल हिंद, अल बिरूनी ने लिखी और ये अरेबिक भाषा में लिखी, बहुत सिंपल और ल्यूसिड वॉल्यूमियस टेक्स्ट। ये 80 पेजेस में डिवाइडेड था। तो अगर आपको किताबुल हिंद पे एक शॉर्ट पैराग्राफ आए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये पहली बात ये अरेबिक में लिखी गई, दूसरा इसमें 80 चैप्टर्स थे जिसमें कुछ रिलीजन पे बेस्ड थे, कुछ फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, हमारे यहाँ के कस्टम, सोशल लाइफ, अलग अलग जो वेट के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मेजरमेंट के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं और हमारे यहाँ के कानून और हर तरीके की चीजें जो उनको लगी, उन्होंने इन सब चीजों को 80 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। जनरली अल बिरूनी ने एक स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हर चैप्टर में कि जिसमें एक बिगिनिंग होती थी जो एक क्वेश्चन से शुरू होता था और बाद में वो पूरा डिस्क्राइब करते थे और फिर कंक्लूजन में वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग सभ्यताओं को कंपेयर करते थे हमारे यहाँ के एरिया से जो उन्होंने लिखा। Some present day scholars have argued that this almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owed much to his mathematical orientation. अब देखिए ये तो अब हर स्कॉलर की अपनी एक सोच है। तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं क्योंकि उनकी एक मैथमेटिकल ओरिएंटेशन थी, मैथमेटिकल सोच रखते थे तो उन्होंने इस तरीके से लिखा। तो वो उनका अपना एक स्टाइल था लिखने का कि पहले क्वेश्चन से शुरू होता था और फिर बाद में वो पूरा डिस्क्राइब करके एक कंक्लूजन दिया करते थे। अल बिरूनी ने अरेबिक में लिखा और उनका जो उन्होंने जो लिखा वो काफी लोगों तक बात स्प्रेड हुई एंड ही वॉज फेमिलियर विद द ट्रांसलेशंस। तो उनको संस्कृत, पाली और प्राकृत टेक्स्ट को उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया। तो उनको ये सब भाषा भी संस्कृत, पाली, प्राकृत आती थी, तभी उन्होंने इनको ट्रांसलेट किया और काफी सारे वर्क को वो ट्रांसलेट करते रहे और धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूव भी किया। Which of these texts were written and clearly wanted to improve on them? तो बिल्कुल अच्छे से
ये ट्रांसलेशन करते थे और उनको बीच बीच में इम्प्रूव भी करते थे। तो ये हम अल बिरूनी की बात कर रहे थे। इसमें आपको बेसिकली अगर अल बिरूनी का शॉर्ट नोट में आए तो आपको इनकी बुक का नाम पता होना चाहिए, लैंग्वेज पता होनी चाहिए जो इनको आती थी, और स्पेशली अरेबिक तो आपको पता ही होना चाहिए कि इन्होंने लिखा है। दूसरा, उन्होंने कैसे गजनी एम्पायर में जब पंजाब पार्ट बना गजनविद एम्पायर का, तो उन्होंने कैसे वहाँ के ब्राह्मण से संस्कृत और अलग अलग टेक्स्ट की ट्रांसलेशन समझी। इनको प्रकृत पाली और वो सब भाषा भी आती थी और इन्होंने उनको ट्रांसलेट किया उनके टेक्स्ट को। इनकी जो बुक का हर चैप्टर 80 चैप्टर्स थे, उनका एक पैटर्न था। कुछ कुछ में पहले क्वेश्चन था, फिर उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया, फिर डिस्क्रिप्शन के बाद एंड में एक कंक्लूजन होता था। तो आपको बस यही कुछ बातें पता होनी चाहिए। और ख्वारिज़्म जो कि उज़्बेकिस्तान कहा जाता है आज की डेट में, ये पूरा और उनकी एक जर्नी थी जो उन्होंने बताई थी। तो ये पूरा बस इतना ये शॉर्ट ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है कि यही बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ ताकि आपको कोई डाउट भी ना रहे। इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रैवल। अब इब्न बतूता एक सेकंड ट्रैवलर की अब हम बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है रिहाला, ठीक है। तो ये भी अरेबिक में लिखी थी। यहाँ के हमारे जो सोशल और कल्चरल लाइफ है कि हमारे क्या कल्चर हैं, लोगों का रहन सहन, लोग कैसे अपना लाइवलीहुड, लोगों का डेली रूटीन क्या है, जो भी चीजें उनको जरूरी लगी 14th सेंचुरी में इन्होंने ये लिखा। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, टेंजियर में ये बॉर्न हुए। तो ये अब इनका इंट्रोडक्शन है। काफी रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। इस्लामिक रिलीजन लॉ या जो शरिया कहा जाता है उनकी इनको बेहतरीन नॉलेज थी। इब्न बतूता ने नॉलेज, लिटरेसी और स्कॉलास्टिक एजुकेशन रिसीव कर ली थी जब ये काफी यंग थे। अनलाइक अदर मेंबर्स ऑफ हिज क्लास, इब्न बतूता ने ट्रैवल करके एक्सपीरियंस को गेन करने का फैसला लिया। टू बी मोर इम्पोर्टेंट सोर्स, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो खुद ट्रैवल करके बुक मतलब अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि बुक से ज्यादा ट्रैवल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था, काफी फार ऑफ प्लेसेस वो गए, उन्होंने नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया। इंडिया वो आए 1332 से 1333 इस टाइम फ्रेम में। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि 1332 से 1333 के बीच में वो इंडिया आए थे। पिलग्रिमेज ट्रिप मक्का, जो कि मक्का मुस्लिम्स की एक पिलग्रिमेज प्लेस है, वो वहां के लिए तो वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके थे। सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, आप देख रहे हो फ्यू प्लेसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो देख सकते हो आप कितनी सारी प्लेसेस वो ट्रैवल कर चुके थे और वो इंडिया फिर इस टाइम में आए। ट्रैवलिंग ओवरलैंड सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच्ड सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में है, वो वहां रिसीव हुए और उन्होंने वहां मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तान ऑफ दिल्ली थे, उनके बारे में सुना और सुना कि वो कितने जेनरस हैं आर्ट्स और लेटर्स के, मतलब वो जो वहां की चीजों को, मतलब रेपुटेशन एज अ जेनरस पेट्रन आर्ट्स एंड लेटर्स, जो वहां की चीजें होती हैं वो उनको बहुत ज्यादा पैटर्नेज करते हैं। अलग अलग, जैसे में देखा होगा जब बहुत खूबसूरत कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना देता है तो राजा खुश होकर उनको अपनी कोई ज्वेलरी दे देते हैं। तो इन अ सिमिलर वे उन्होंने सुना कि मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसे ही हैं, तो वो दिल्ली आए। सुल्तान उनके काम से, उनकी स्कॉलर्स, उनकी जो नॉलेज थी उससे बहुत इम्प्रेस हो गए और उनको काजी या फिर जिसको जज कहा जाता है वो अपॉइंट कर दिया था। काफी साल वो इसी पोजीशन में रहे। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि किंग सुल्तान थे उनके और इनके बीच में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई एंड इनको प्रिजन में डाल दिया गया। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई तो बाद में वो फिर और आगे ट्रैवल करने चले गए। तो वो चाइना, जहाँ पे मंगोल रूलर्स थे, वो वहां पे भी गए और उन्होंने फिर दोबारा से वो ट्रैवल किया। एंड ये बेसिकली उनकी एक नई असाइनमेंट थी। इब्न बतूता प्रोसीडेड टू मालाबार कोस्ट, सेंट्रल इंडिया से होते हुए वो मालाबार चले गए, मालदीव्स के एरिया में वो गए एंड 18 मंथ्स तक वो वहां पे काजी की तरह रहे एंड फिर वो श्रीलंका चले गए।
तो आप देख सकते हो कि वो कितना ट्रैवल कर रहे थे। हिज मिशन वाज टू चाइना, वो विजिटेड बंगाल एंड असम एज वेल। शिप में वो ट्रैवल किया एंड ये ट्रैवल हमें आज सुनने में शायद बहुत इजी लग रहा है, बट उस वक्त कोई एयरवेज नहीं होता था, इतनी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो ट्रैवल करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता था। एंड ट्रैवल के बीच में कितनी बार थीव्स या जो हम लुटेरे कहते हैं वो भी आ जाते थे, तो सिक्योर नहीं होता था ट्रैवल करना। तो बहुत सी चीजें होती थी जब तब भी उन्होंने इतना ट्रैवल किया। फिर वो चाइना गए, जो कि बीजिंग आज कैपिटल है, लेकिन वो वहां रहे नहीं और फिर वापस 1347 में वो वापस आ गए। अब उनके जो अकाउंट्स हैं जो उन्होंने भी अरेबिक में लिखे, वो बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं मोरक्को का। जो वो चाइना गए, कभी कभी इंडिया से भी उन्होंने कंपैरिजन किया है अपने होमलैंड जो मोरक्को से। इब्न बतूता अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो यहाँ के कल्चर, लोगों के आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज की, उन्होंने वो सब चीजें जो पूरे वो इतनी जगहें वो घूमे, उन्होंने उन सब चीजों को लिखा। इब्न बतूता को 40 डेज लगे मुल्तान से दिल्ली ट्रैवल करने के लिए, 50 डेज सिंध से। ये मुल्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी आज पाकिस्तान का पार्ट है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इतना लंबा वक्त हम आज कुछ आवर्स में ट्रैवल कर लेते हैं, या मैक्सिमम अगर आप ट्रेन से भी ट्रैवल करो तो आपको 10-10 दिन या 40 डेज नहीं लगेंगे। तो उनको ट्रैवल करने में कितने लंबा टाइम लगता था, तो उनके जो रिकॉर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए हैं, उन्होंने उसमें ट्रैवल का जो टाइम लगा उनको, ये वो दर्शा रहा है कि मैंने आपको बोला ही था कि ये इतना ईजी नहीं होता, आपको बहुत लंबा टाइम ट्रैवल करने में लग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा रूट है मुल्तान से यहाँ ऐसे होते हुए दिल्ली आना। ये हमें मैप में बहुत छोटा एरिया लग रहा है, बट दरअसल ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे ट्रैवल करने में उनको 40 से 80 डेज लग गए। एंड ट्रैवलिंग वॉज मोर इनसिक्योर, जैसे मैंने आपको बोला कि थीव्स वगैरह, क्योंकि आप जब ट्रैवल करो तो आप अपने साथ कुछ मनी, या उस वक्त तो मनी नहीं होती थी, तो कुछ गोल्ड या कुछ ज्वेलरी जैसी चीजें रखोगे, या कुछ सिक्के जो आप दे के कुछ सामान ले सको। तो इसीलिए रॉबर्स जो कि लुटेरे होते थे, वो कितनी बार आके अटैक कर देते थे, और उन्होंने प्रेफर्ड कि वो कारवां यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इकट्ठे ट्रैवल करें। बट ही डिड नॉट डिटर हाईवे रॉबर्स वाइल ट्रैवलिंग मुल्तान से दिल्ली, जो कि यहाँ पे मुल्तान है और यहाँ दिल्ली है। जब वो यहाँ मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे तो उनके कारवां को, जिसमें बहुत सारे लोग थे, उन पे अटैक कर दिया था, और उनके कितने सारे फेलो ट्रैवलर्स जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपनी लाइफ भी लूज कर दी। जो बच गए, और जैसे कि इब्न बतूता बच गए, वो काफी वुंडेड यानी कि वो घायल हो गए थे। तो ये बहुत सिक्योर नहीं होता था ट्रैवल करना, क्योंकि सबको पता होता था, जो थीव्स या रॉबरर्स होते थे, थीव्स तो नहीं लुटेरे कहते हैं उनको, जो उनको पता होता था कि इनके पास कुछ तो होगा, एंड वो उसके लिए अटैक करके इवन मार दिया करते थे। तो इट वॉज नॉट अ वेरी सिक्योर थिंग टू ट्रैवल। तो उन्होंने इतना ट्रैवल किया, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अब हम आगे देखेंगे कि इब्न बतूता ने जो ट्रैवल किया और वो कैसे वापस आए, और उनकी जो बुक्स, उन्होंने जो स्टोरीज लिखी हैं, और उन सब के बारे में हम आगे एनालाइज करेंगे। तो अभी हमने 2 ट्रैवलर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, आगे इनके बारे में और भी आपके चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बुक से लाइन बाय लाइन मार्क कर लीजिएगा, खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा एम है आपको लाइन बाय लाइन समझाना, एंड मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक लाइन पढ़ूं और समझाऊं, ताकि आपको प्रॉपर वो जो कहते हैं ना कि एक एक लाइन कुछ मिस ना हो जाए, और आपको एक कहानी पता चल जाए कि अगर आप रिवाइज ना भी करो, आपको फिर भी आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन रहे। वैसे तो रिवाइज जरूर करना चाहिए, और कुछ भी हो आगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर्स डिस्कस करते हुए हम बुक 1, जो कि आपका थीम 1 है क्लास 12th का, वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम आपकी सेकंड बुक डिस्कस कर रहे हैं, उसका चैप्टर 5 यानी कि आपकी सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर। इसकी डिस्कशन हमने शुरू की थी और आपको मैंने बताया था कि कैसे अलग अलग रीजंस होते हैं जिनके कारण ट्रैवल किया जाता था। मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे, मैन, वुमेन, प्रीस्ट, कुछ ऐसे लोग होते थे जो पिलग्रिमेज जगहों पे, जो धार्मिक स्थल हैं वहां पे ट्रैवल करते थे। 3 ट्रैवलर्स की हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम उज़्बेकिस्तान के अल बिरूनी की बात कर रहे हैं, फिर इब्न बतूता की जो कि मोरक्को से आए थे, और फिर फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस बर्नियर की। अल बिरूनी और इब्न बतूता की बात हमने की थी। अल बिरूनी और इब्न बतूता में एक चीज कॉमन थी कि इन्होंने जो बुक लिखी वो अरबिक में थी। अल बिरूनी की जो बुक का नाम था किताबुल हिंद, ये 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी और कुछ चैप्टर्स में पहले कुछ क्वेश्चंस दिए होते थे और फिर उन क्वेश्चंस के बारे में बताया जाता था। इब्न बतूता की जो बुक थी उनका नाम, उस बुक का नाम था रिहाला, और ये कैसे अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते थे और इन्होंने सुल्तान के बारे में सुना, दिल्ली के सुल्तान के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर ये वहां पे आए और क्योंकि ये बहुत लिटरेट थे तो इनको काजी बना दिया गया, बट बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो इनको जेल में डाल दिया गया था। फिर बाद में ये चाइना गए जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और इन्होंने काफी ट्रैवल किया और इन्होंने बताया था कि कैसे ट्रैवल करने में कितने कितने दिन लग जाते थे और ट्रैवल करने में कभी कभी उनको कोई इंजरी आ जाती थी, कोई लूट लेता था, तो उन सब चीजों में भी उनको एक प्रॉब्लम आया करती थी। तो हमने 2 ट्रैवलर्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं फ्रैंकोइस बर्नियर की, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। जब पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया अबाउट 1500 के एग्जैक्ट, आप अबाउट है, एग्जैक्ट तो 1400 कुछ है, तो उस टाइम पे जब पोर्चुगीज आए तो उन्होंने काफी डिटेल अकाउंट लिखे कि जो इंडिया है, जो एरिया डिस्कवर हुआ है, इंडियन सोशल कस्टम्स, यहाँ के लोग किस तरीके के कस्टम्स मानते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी हैं, उनमें से कुछ थे जैसे ये अलग अलग यूरोपियंस आए और उन्होंने यहाँ की जो इंडियन टेक्स्ट थे उन्हें यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, क्योंकि यूरोप के लोगों को इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती थी, लेकिन कुछ ऐसे लिटरेट थे जैसे कि ज्यूइस्ट रोबर्टो नोबिली, इन लोगों ने ट्रांसलेशन की। अब बेस्ट अगर हम पोर्चुगीज के राइटर्स कहें तो उसमें से एक आते हैं दुआर्ते बारसू। इन्होंने काफी डिटेल अकाउंट लिखा क्योंकि साउथ इंडिया सबसे पहले, क्योंकि पोर्ट के एरिया से जब आए तो साउथ पहले आया, तो इन्होंने साउथ इंडिया के किस तरीके से वहां का ट्रेड होता है, वहां की सोसाइटी कैसी है, लोग किस तरीके से रहन सहन है, क्या कस्टम फॉलो करते हैं, तो इन्होंने साउथ इंडिया के बारे में बहुत डिटेल में लिखा। फिर जैसे जैसे और ट्रैवलर्स आए तो डच, इंग्लिश और फ्रेंच ट्रैवलर्स भी यहाँ आने लगे। एक फ्रेंच ज्वेलर थे जिनका नाम है जीन बपाटसी। ये एक बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है फ्रैंकोइस बर्नियर से पहले का, क्योंकि फ्रैंकोइस बर्नियर इज फ्रॉम फ्रांस, फ्रेंच मैन है वो, लेकिन उनसे पहले पोर्चुगीज आ चुके थे, डच, इंग्लिश और फ्रेंच आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एक पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो जो जीन बपाटसी ट्रेवर्नियर हैं, ये एक फ्रेंच ज्वेलर थे जो इंडिया आए एटलीस्ट 6 टाइम्स। ये आपको बहुत नॉर्मल सी बात लग रही होगी शायद अब, लेकिन उस वक्त ट्रैवल करना, शिप्स बहुत धीरे चलती थी और उनमें ट्रैवल करके आना बहुत लंबा टाइम लेता होगा। ये इसीलिए आए इतनी बार क्योंकि ये फैसिनेटेड थे जैसे यहाँ पे ट्रेड होता था इंडिया में, जिस तरीके की कंडीशंस थी। इन्होंने कंपेयर किया इंडिया को ईरान के साथ और वहां का जो ओटोमन एम्पायर था। अलग अलग ट्रैवलर्स यहाँ आए और कुछ ऐसे भी थे जो वापस यूरोप गए ही नहीं, उनको इंडिया इतना पसंद आ गया कि वो इंडिया में ही रह गए। तो अब हम एक ट्रैवलर की बात करने वाले हैं। ये जो ऊपर नाम दिए हुए हैं इतने जरूरी नहीं है याद करने के लिए, बस आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए कि चैप्टर में क्या चल रही है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होगा, तो उसका आप बस एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, या आप अपनी बुक में भी मार्क कर रहे हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि मेन पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। वो ऊपर का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप था। अब फ्रैंकोइस बर्नियर, ही वॉज अ डॉक्टर
पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन। तो आपको क्वालिफिकेशन पता चल गई कि ये जो ट्रैवलर हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई इनका मन किया कि हम घूमने निकल लेते हैं तो ये घूमने निकल लिए, नहीं, ये लिटरेट थे, डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन थे। इन मैनी अदर्स ही केम टू, जैसे बहुत अलग अलग, जैसे हमने ऊपर ट्रैवलर्स देखे जो यहाँ पे आए, तो उसी तरह से जब फ्रैंकोइस बर्नियर आए मुगल एम्पायर में, क्योंकि इनको वहां पे सबको पता था कि इंडिया सोने की चिड़िया कही जाती थी, यहाँ पे बहुत सोना था, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी थी, इतना ट्रेड हो रहा था, यहाँ के मसाले तो यूरोप में बिल्कुल वहां के हर इंसान को चाहिए थे। तो ये भी यहाँ पे फ्रैंकोइस बर्नियर बेसिकली अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे कि इनको कुछ काम मिल जाए, यहाँ से कुछ अर्न करें, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले इनको। तो ही वॉज इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स। तो अब बुलेट पॉइंट्स बना रहे हो तो पहला पॉइंट आप बना सकते हो इनकी क्वालिफिकेशन का, दूसरा कि ये मुगल एम्पायर में आए अपॉर्चुनिटी के लिए और अराउंड 12 ईयर्स तक ये इनका टाइम फ्रेम है। अगर आपको डेट्स नहीं याद होती हैं तब भी एटलीस्ट आप ये याद रख लेना कि ये 12 ईयर्स तक यही रहे थे। और जो मुगल कोर्ट में जो वहां के फिजिशियन, ये फिजिशियन रहे किनके, प्रिंस दारा शिकोह के, ठीक है, शाहजहां के बेटे थे जो सबसे बड़े वाले, उनके फिजिशियन थे ये। और बाद में ये इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट विद दशमंत खान। अब देखो ये आप देखोगे कि कैसे इनका धीरे धीरे पोस्ट बढ़ती गई मुगल एम्पायर में, इन्होंने थोड़ी सी अपनी एक जगह बना ली मुगल कोर्ट में। अब जो फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखा, उन्होंने इंडिया को अपने यूरोप, अपने फ्रांस से या ईस्ट को वेस्ट से कंपेयर किया। बर्नियर, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और उस वक्त का जो टेरिटरी थी वो आज का पाकिस्तान और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा भी आ जाता था, तो बहुत बड़ा एरिया था। तो उन्होंने कुछ हिस्सों में ट्रैवल किया और उन्होंने कंपेयर किया इंडिया को यूरोप के साथ। वो रहे यहाँ पर उन्होंने अपनी राइटिंग्स लुइस, अब देखो ये बड़ी आयरनी की बात है कि आप यहीं रह रहे हो, आप यहाँ अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, आप काम यहाँ कर रहे हो, आप अर्न यहीं से कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग्स फ्रेंच किंग लुइस 14 को डेडिकेट कर दी। एंड मेनी ऑफ हिज वर्क्स वर रिटन, इस तरीके से उन्होंने अपने काम लिखे कि वहां के जो राजा हैं उनके ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, उनके लिए इन्होंने लिखा। Every instance Bernier described what he saw in India, उन्होंने जो भी इंडिया में देखा उसको उन्होंने यूरोप के साथ कंपेयर किया और हमेशा इंडिया को इंफीरियर दिखाया और यूरोप को अच्छा दिखाया। उन्होंने कभी भी एक्यूरेट असेसमेंट नहीं किया कि जो उनको दिख रहा है, नहीं, उन्होंने एक चश्मा पहन रखा था, यूरोप अच्छा है, और उन्होंने उसी तरीके से उस चीज को लिखा। और जो उन्होंने लिखा, क्योंकि उस वक्त लोग जानना चाहते थे इंडिया के बारे में और वहां के किंग की तारीफ भी लिखी थी, तो ये इनकी जो राइटिंग्स थी बर्नियर की, ये बहुत पॉपुलर हो गई। बर्नियर का वर्क फ्रांस में पब्लिश हुआ और सोच के देखो कि ये इतना पॉपुलर हो गया कि बाद में इसको इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया अगले 5 साल में। डेट अगर ये याद नहीं भी होती, मैं बार बार कह रही हूँ, एटलीस्ट आपको ये बात तो याद होनी चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है कि बर्नियर ने जो पब्लिश किया वो इन भाषाओं में बाद में ट्रांसलेट हो गया और ये रीप्रिंट हुआ 8 टाइम्स फ्रेंच लैंग्वेज में। और 1684 तक ये 3 बार रीप्रिंट हो चुका था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप सोच सकते हो कि बर्नियर की जो बुक थी वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। इट वॉज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट्स ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन, जो वहां पे सर्कुलेट हो रहे थे मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर्म में, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुए थे 1800 तक या उससे पहले। देखो, जो बर्नियर ने बुक पब्लिश की वो 1670, अब टाइमलाइन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी यहाँ पे, 1670 से 1671 के बीच में उन्होंने बुक पब्लिश कर दी। उस वक्त तक जो अरेबिक और पर्शियन भाषा में लिखी गई बातें हैं, ये इंग्लिश या फ्रांस की भाषा फ्रेंच या इंग्लिश या जर्मन या डच या इटालियन में ट्रांसलेट नहीं हुई थी। तो जो उस वक्त की ओरिजिनल अरेबिक और पर्शियन बातें थी वो सर्कुलेट नहीं हुई, बट 1800 के बाद ये भी पब्लिश होने लगी, उससे पहले नहीं हुई थी। तो जो बर्नियर के रिकॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर माने जाने लगे।
अब जब अल बिरूनी यहाँ आए तो उन्होंने कुछ चीजें उनके लिए बड़ी अलग थी, बड़ी नई थी, तो उन्होंने अपने से ही उनके कुछ मतलब निकालने शुरू किए और उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। तो अल बिरूनी जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने कुछ बैरियर्स को ओवरकम किया, और किया उन्होंने, किया क्या नहीं किया ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। As we have seen, travelers often compared what they saw in the subcontinent with the practices which they were familiar. जैसे कि अभी हमने फ्रेंच मैन फ्रैंकोइस बर्नियर का देखा कि कैसे उन्होंने अपने फ्रांस से इंडिया में जो भी देखा उससे कंपेयर कर दिया। तो हर ट्रैवलर यही चीज करता था कि जो चीजें उनको पहले से पता थी या जो उनके वतन की थी, जो उनके एरिया की थी, उनसे वो एक अननोन, जब उनको नई चीजें पता चल रही हैं, वो उनसे कंपेयर कर रहा था। ईच ट्रैवलर ने अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग, जो भी उन्होंने देखा, देखो हर इंसान की सोच अलग है, एवरी पर्सन इज यूनिक। तो जिसको जो दिखा, उसको जो समझ आया, जो मैं समझूंगी मैं अपने तरीके से लिखूंगी, जो आप समझोगे आप अपने तरीके से लिखोगे। तो यही चीज यहाँ भी हो रही है कि अल बिरूनी को जो समझ आया उन्होंने वो लिखा, जो फ्रैंकोइस बर्नियर को समझ आया उन्होंने वो लिखा। तो सबने अपनी समझ के हिसाब से लिखा। अल बिरूनी अवेयर नहीं थे एक प्रॉब्लम इनहेरेंट इन द टास्क he had set himself. Al-Biruni, for instance, was aware of the problems inherited in the task he had set himself. He discussed several barriers. अब अल-बिरूनी को जो जो प्रॉब्लम्स आई, जो उन्होंने फील किया कि ये एक बाधा है, ऑब्स्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग, जो भी उनको बैरियर लगा, उन्होंने उनके बारे में लिखा। सबसे पहला था लैंग्वेज। भाषा, जो लैंग्वेज होती है ना, ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है कभी कभी। आपने देखा होगा, अगर आप किसी बाहर की कंट्री में चले जाओ, यूरोप चले जाओ, या आप यूएस चले जाओ, या आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, और वहां पे आपको कोई इंडियन मिल जाए या कोई एशियन मिल जाए जो हिंदी में बात करे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लैंग्वेज ना आपको जोड़ देती है, या लैंग्वेज आपको एक दूसरे से अलग भी कर सकती है कितनी बार। तो पहली प्रॉब्लम जो बैरियर अल बिरूनी ने फेस किया वो था लैंग्वेज। आई थिंक आपको अभी तक अच्छे समझ आ रहा होगा। आगे शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, संस्कृत was so different from Arabic and Persian, क्योंकि अल बिरूनी को अरबिक और पर्शियन आती थी, लेकिन वो संस्कृत से बहुत अलग थी। That ideas and concepts वो इतनी आसानी से could not be easily translated from one language into another. तो अल बिरूनी ने रियलाइज किया कि संस्कृत भाषा इतनी भी सिमिलर नहीं है अरबिक और पर्शियन से, तो हमें उसको ट्रांसलेट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी उनको। और सेकंड बैरियर उन्होंने जो ही आइडेंटिफाइड वाज द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जो यहाँ के रिलीजियस बिलीव्स थे, जो यहाँ की प्रैक्टिसेस थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म थे, तब भी यहाँ पे हिंदुइज्म भी था, जब दिल्ली सल्तनत आ गई, इस्लाम आ गया, तब भी यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स चल रहे थे। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी भी आ रही थी। तो बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थी, जो यहाँ पे इकट्ठी चल रही थी, या आप कह सकते हो कि वो बहुत डिफरेंट थी जो अल बिरूनी ने फेस की। The self-absorption and consequent insularity of the local population, according to him, constituted the third barrier. तो अब आप देखोगे कि अल बिरूनी जहां से आए, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन, यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, वो अपने में ही सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, तो ये भी एक बैरियर था अल बिरूनी के लिए। According to him, constituted the third barrier. What is interesting is that even though he was aware of these problems, Al-Biruni still depended exclusively on the works of Brahmins, often citing passages from the Vedas. Al-Biruni ने काफी जगहों पे ब्राह्मण्स, वेदा, पुराण, भागवत गीता, जो पतंजलि, वर्क ऑफ पतंजलि, मनुस्मृति, इन सब का ही रेफरेंस लिया। तो जो सोर्सेस थे अल बिरूनी के वो यही थे, इवन आफ्टर ऑल द बैरियर्स। तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट ऑल बैरियर्स अल बिरूनी फेस, तो ऊपर हमने बैरियर लिखे हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चन के आंसर में इसको कंक्लूजन लिख सकते हो कि
ये सब बैरियर्स अल बिरूनी को पता थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण, वेदा, पुराण, भागवत गीता जो पतंजलि का काम था या फिर जो मनुस्मृति में लिखा था, उन्होंने वही चीजों को यूज किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। ठीक है, तो बैरियर्स जानते हुए भी उन्होंने इन्हीं चीजों को यूज किया और बाद में ट्रांसलेशन की उन्होंने और काफी सारे टेक्स्ट को पढ़ा, संस्कृत भी सीखने की कोशिश की ब्राह्मण्स के अंडर। तो ये सब उन्होंने किया। अब अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मेरा एम है कि आपको अच्छे से समझाना क्लास 12th की हिस्ट्री एंड इसके बाद के आगे के चैप्टर्स भी। सो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब अल बिरूनी ने एक नई चीज यहाँ जो उन्होंने ऑब्जर्व की या उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने तरीके से, उसको था कास्ट सिस्टम को। अल बिरूनी ने जो कास्ट सिस्टम को देखा बाकी सोसाइटीज के नजरिए से। उन्होंने कहा कि जो एंशियंट पर्शियन है सोसाइटी, वहां पे 4 सोशल कैटेगरीज हैं: knights and princes, monks, fire priests and lawyers, physicians, astronomers and other scientists, और finally peasants and artisans। तो ये 4 कैटेगरी हो गई। पहली में आपके अपर क्लास यानी कि आप कह सकते हो नाइट्स हो गए, प्रिंसेस ये। सेकंड में मंक्स, फायर प्रीस्ट्स, लॉयर्स। थर्ड में फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट्स। और फोर्थ में आपके पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स या आर्टिसंस जो कि कारीगर होते हैं। तो उन्होंने अल बिरूनी ने ये कहा कि जो ये कास्ट सिस्टम है इंडिया में, ये कोई बहुत यूनिक चीज नहीं है, ये और जगहों पे भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये यहीं पे ही है। एट द सेम टाइम ही पॉइंटेड आउट कि विद इन द इस्लाम, क्योंकि अल बिरूनी इस्लाम को फॉलो करते थे, अरबिक उनको आती थी बहुत अच्छे से, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऑल मेन वर कंसिडर्ड इक्वल, डिफरिंग ओनली इन देयर ऑब्जर्वेंस ऑफ पिटी। तो अब क्योंकि वो इस्लाम फॉलो करते थे तो वो हर हाल में आप देखोगे कि जो भी ट्रैवलर जो भी चीज लिख रहा है वो अपने रिलीजन या अपने नोन एरिया से उसको कंपेयर करता चलेगा। तो वही चीज अल बिरूनी ने भी की। In spite of his acceptance of Brahmanical description of caste system, अल बिरूनी ने डिसअप्रूव किया the notion of pollution। कुछ लोग he remarked that everything which falls in the state of impurity strives, कि जो भी चीज impure है वो कोशिश करती है अपनी ओरिजिनल कंडीशन जो कि प्योर है वो पाने में। तो ये थोड़ी फिलॉसफी है कि बेसिकली हर चीज एक्चुअल में प्योर ही है, जो सोसाइटी में इम्प्योर भी हो गया है वो कोशिश करता है कि वो वापस से प्योर बन जाए। तो एक्चुअल में सब प्योर हैं, ये अल बिरूनी कह रहे हैं, बट क्योंकि सोसाइटी में आके हम थोड़े से इम्प्योर हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करके वापस से प्योर बन सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो सन है वो एयर को क्लीन करता है, सूरज की रोशनी हवा को साफ कर रही है। या सन, द सॉल्ट इन द सी प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बिकमिंग पॉल्यूटेड, जो नमक है वो उसको पॉल्यूट नहीं होने देता। इफ इट इज वर नॉट सो, इंस्टेड अल बिरूनी, लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ ना होता कि नेचर देखो अपने आप ही हर चीज को साफ कर रहा है, प्योर कर रहा है, अगर ऐसा ना होता तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही ना होती। और यही चीज उन्होंने इसीलिए जो सोशल पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उन्होंने उसको नहीं माना। कॉन्ट्ररी उन्होंने कहा कि जैसे कि लॉ ऑफ नेचर है कि नेचर में सब इक्वल है, सन अपनी लाइट सबको बराबर दे रहा है, रेन सब पे बराबर पड़ती है, एयर सबको इक्वली मिल रही है। जब नेचर के लॉ में सब बराबर हैं तो हम कौन होते हैं ये सब डिविजन करने वाले। तो एज वी हैव सीन, अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम was deeply influenced by his study of normative Sanskrit text। जो भी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण्स के अंडर पढ़ाई की। अब जब आपने चैप्टर 4 पढ़ा था जिसमें हमने महाभारत का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जितने रिजिड रूल्स या फिर नॉर्म्स एक्चुअल में लिखे गए थे उतने फॉलो
नहीं होते थे, वो बस लिख दिए गए लेकिन उतने रिजिडली वो फॉलो नहीं होते थे। तो अल बिरूनी ने क्योंकि नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा तो उन्होंने वही जो ब्राह्मण्स की सोच थी उन्होंने बस वही अपना ली। तो विच लेड डाउन द रूल्स गवर्निंग द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्राह्मण। जो इसमें लिखा है वो ब्राह्मण्स की सोच है, लेकिन रियल में क्या चल रहा है वो उतना रिजिड नहीं होता था। फॉर इंस्टेंस द कैटेगरीज डिफाइंड एज अत्यजा, जो कि लिटरली born outside the system, उनको माना जाता था कि वो एक इनएक्सपेंसिव लेबर है बोथ पेजेंट्स एंड जमींदार्स के लिए। इन अदर वर्ड्स बेसिकली ये सब्जेक्ट ऑफ सोशल ऑपरेशन है। दे वर इंक्लूडेड विद इन द इकोनॉमिक नेटवर्क। तो ये बेसिकली कि आप ये कह सकते हो कि ये माना गया कि ये लोग तो एक लेबर हैं जो एक तरीके से सर्व करेंगे पेजेंट्स को, ब्राह्मण्स को, सॉरी जमींदार्स को, लेकिन उनको भी इकोनॉमिक नेटवर्क में इंक्लूड किया गया था। तो क्योंकि अल बिरूनी ने जो लिखा था नॉर्मेटिव टेक्स्ट में उसको एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो रियल सोसाइटी है उसमें एक्चुअली क्या चल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने बस जो पढ़ा उन्होंने वही बता दिया। लेकिन एक्चुअल में ये रूल्स इतने रिजिड नहीं होते थे, और ये चीज हमने चैप्टर 4 में भी डिस्कस की थी जब हमने महाभारत वाला चैप्टर किया था। अब सेकंड ट्रैवलर इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में दिल्ली आए थे। यहाँ के दिल्ली सल्तनत की उन्होंने बहुत तारीफ सुनी और उसके बाद फिर वो दिल्ली आए। जब वो आए तो सब कॉन्टिनेंट है वाज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। यूरोप, सॉरी चाइना जो कि हमारे ईस्ट में है, वहां से लेके अफ्रीका, यूरोप जो कि वेस्ट में है, वहां तक हमारा नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन फैला हुआ था। इब्न बतूता ने खुद भी काफी ट्रैवल किया था। उन्होंने काफी वक्त लर्नेड मैन यानी कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके साथ उन्होंने स्पेंड किया था। एंड वो एक काजी की उनको पोस्ट भी मिली थी। एंजॉइंग द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स where people spoke Arabic, Persian, Turkish and other language, shared ideas, information, anecdotes। तो ये बहुत डिफरेंट कल्चर था क्योंकि अर्बन सेंटर्स में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, अरेबिक बोलने वाले, पर्शियन बोलने वाले, तुर्किश बोलने वाले, और वो एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करते थे। These included stories about men noted for their petty kings who could be both cruel and generous, about the lives of। तो ये जो बेसिकली जो स्टोरीज हैं या जो इंफॉर्मेशन जो ये एक दूसरे से शेयर करते थे वो किन टॉपिक्स पे होती थी? किंग्स के बारे में, या फिर नोटेड ऑफ देयर पिटी, अपने जो मेन, अपनी जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो उनको शेयर करते थे, या राजा की कहानी, या फिर जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की बातें होती थी। एनीथिंग जो कि अनफेमिलियर है, जो हाईलाइट होना चाहिए, जो लिसनर्स को इम्प्रेस कर सकता है, वो चीजें यहाँ पे लिखी जाती थी और डिस्कस की जाती थी। इब्न बतूता के साथ आप दो चीजें आपके क्वेश्चन में हमेशा मेंशन करोगे, वो है कोकोनट और पान। जो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इब्न बतूता स्ट्रैटेजी था, उन्होंने कोकोनट और पान को डिस्क्राइब किया। ये टू काइंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस हैं जो कि कंप्लीटली अनफेमिलियर थे उनकी ऑडियंस को, यानी कि जहां से इब्न बतूता आए वहां के लोगों को ये पान की जो लीफ होती है और जो कोकोनट होता है उसके बारे में, उनके वहां के लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, उनको नहीं पता था कि ये सब क्या है। Ibn Battuta found cities in the subcontinent full of exciting opportunity, क्योंकि जो cities हैं वहां पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वहां पे स्किल्स हैं, ड्राइव, रिसोर्सेज एंड स्किल्स। क्योंकि जो सिटी वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग भी वहां रहते हैं, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है। जैसे आप दिल्ली देख सकते हो, मुंबई देख सकते हो, बैंगलोर देख सकते हो, जो भी सिटीज है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पे लोग भी ज्यादा रहते हैं, एंड वो प्रॉस्परस भी है क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी है।
एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिसरप्शन, कोई वॉर हो गया या कोई इन्वेजन हो गया उस वक्त दिल्ली पे या फिर कुछ आसपास के एरिया में, तो उस वक्त थोड़ा सा आम जो डेली रूटीन है, आम चल रहे, वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाता है। अदरवाइज ये सब चीजें वहां पे लोग प्रॉस्परस करते हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इब्न बतूता के अकाउंट्स ये दिखाते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिटीज क्राउडेड स्ट्रीट्स होती थी, ब्राइट और कलरफुल मार्केट्स, बहुत सारे तरीके के गुड्स, अलग अलग चीजें आपको मार्केट में मिलेंगी। उन्होंने दिल्ली को डिस्क्राइब किया कि वो एक ऐसी सिटी थी जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, लार्जेस्ट इन इंडिया। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, उन्होंने कहा कि वो भी कोई कम नहीं है, एंड इजीली रिवाइवल्ड, ओ गॉड ये मुझसे बोला नहीं जा रहा ठीक से, मतलब बेसिकली वो भी टक्कर देता है दौलताबाद का, जो इतनी पॉपुलेशन है वहां पे भी वो दिल्ली के साइज को इजीली टक्कर दे सकती है। तो ये उन्होंने यहाँ की सिटीज को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ की मार्केट्स, बाजार्स में आपको हर चीज मिलेगी, कलरफुल है। उन्होंने जब अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि इब्न बतूता का डिस्क्रिप्शन बताओ बाजार्स को लेके, तो आप ऊपर से स्टार्ट करना, और यहाँ का भी आप एक पॉइंट ऐड करना कि बाजार सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, वहां पे पैसे का लेन देन यही नहीं है, वहां पे सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी। मोस्ट ऑफ द बाजार्स में एक मॉस्क, मस्जिद और एक टेम्पल, मंदिर होता था, एंड इन सम ऑफ देम एटलीस्ट स्पेसेस, ऐसी कुछ जगहों पे खुली जगह होती थी, स्पेस होती थी जहाँ पे डांस, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होती थी, सिंगर्स गाने गाते थे। इब्न बतूता ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया प्रोस्पेरिटी ऑफ टाउन्स को, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये एरिया कितना आबाद था, कितना ग्रो कर रहा था, कितना डेवलप था। Historians have used his account to suggest that towns derived significant portion of their wealth through the appropriation of surplus from villages. जो भी सामान villages से आ रहा है, सारी wealth mostly towns में वहीं से आती थी। इब्न बतूता इंडियन एग्रीकल्चर को उन्होंने बहुत प्रोडक्टिव माना, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है, जो अलाउ करती है फार्मर्स को कि वो एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो कर सके। उन्होंने ये भी बात मेंशन की कि जो सब कॉन्टिनेंट है वो इंटीग्रेटेड विद इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो बोथ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ग्रेट डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट का बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे सामान की डिमांड बहुत ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है तो किसान बहुत अच्छी खेती भी कर लेते हैं। ह्यूज प्रॉफिट्स जो यहाँ के कारीगर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी सुंदर नक्काशी की जाती थी, इतनी सुंदर चीजें बनाई जाती थी, तो यहाँ के मर्चेंट्स और यहाँ के आर्टिसंस को बहुत प्रॉफिट होता है। इंडियन टेक्सटाइल, जो कपड़ा यहाँ का पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ या फाइन मुस्लिन, सिल्क, ब्रोकार्ड, सेटिन, ये बहुत ग्रेट डिमांड में था। तो ये पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा बाजार या हमारे इंडिया का जो ट्रेड है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। Ibn Battuta informs us that certain variety of fine muslin were so expensive that they could be worn only by the nobles and very rich. कुछ इतने ज्यादा बारीक और इतना खूबसूरत काम किया जाता था मुस्लिम कपड़ों पर कि वो सिर्फ बहुत अमीर और नोबल लोग ही खरीद पाते थे और पहन पाते थे। तो हमारे यहाँ पे बेहतरीन तरीके की वैरायटी थी, खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो हमारे यहाँ पे आप जानते हो स्पाइसेस, कपड़े, फ्रूट, जो हमारे यहाँ पे जो खेती हो रही है, हर चीज की ग्रेट डिमांड थी। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त हमारा एरिया, हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, कितना ज्यादा ग्रो कर रहा था। A unique system of communication. The state evidently took special measures to encourage merchants, क्योंकि व्यापार, ट्रेड तो मर्चेंट्स करेंगे तो उनको एनकरेज करना भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से ही पैसा आएगा।
ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेड रूट्स वर सप्लाइड बाय इन्स, छोटे छोटे कहते ना रहने की जगहें, गेस्ट हाउसेस, ताकि वो आराम कर सकें, वो बनाई गई थी। एंड वो हैरान हो गए थे इब्न बतूता देख के कि कितना एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम था। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज भेजने का, डाकिए का, जो पोस्ट ऑफिस जो है तो इसे लेटर्स भेजते हैं, इस तरीके का जो वहां पे भी एक पोस्टल सिस्टम था वो इतना अच्छा था कि मर्चेंट्स को अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या अपने कोई क्रेडिट भेजना है दूर दूर तक, तो वो डिस्पैच कर देते थे गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, क्योंकि बहुत बेहतरीन पोस्टल सिस्टम था। पोस्टल सिस्टम इतना बेहतरीन था कि 50 डेज लगते थे वैसे दिल्ली से सिंध आने में, बट द न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइसेस वुड रीच सुल्तान थ्रू पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 डेज। सोचो कहाँ 50 डेज और कहाँ 5 डेज। तो इतना बेहतरीन पोस्टल सिस्टम था कि कोई भी न्यूज, स्पाइस यानी कि जो जासूस या फिर कोई भी न्यूज भेज रहा है सुल्तान को, तो वो 5 दिन के अंदर अंदर वो जासूस अपनी न्यूज राजा तक भेज सकता था। इतना बेहतरीन पोस्टल सिस्टम अवेलेबल था उस वक्त इस एरिया में। तो ये सारी बातें इब्न बतूता ने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन की हैं। अब हम देखेंगे, हमने 2 देख लिया, अल बिरूनी और इब्न बतूता का। अब हम बर्नियर यानी कि फ्रैंकोइस बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट, उन्होंने क्या लिखा है। बेसिकली उन्होंने हमें कंपेयर किया है यूरोप से, और उन्होंने एक चश्मा लगा रखा है कि यूरोप बहुत अच्छा है और इंडिया इतना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने लिखा है वो हमें एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर ट्रैवलर, चाहे वो इब्न बतूता हो, चाहे वो अल बिरूनी हो, चाहे वो बर्नियर हो, वो सब अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर वो जो भी उनको समझ आया है वो उसी को ही लिखते हैं। तो हमें ये बात भी हमेशा हिस्टोरियंस ध्यान में रखते हैं। तो हम बर्नियर उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया और उन्होंने क्या लिखा है ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर बाय चैप्टर इजीली समझाना। एंड आई होप कि आप नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए और आप एंड मोमेंट पे रिवाइज भी कर सको। अगर याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट इसको स्टोरी की तरह सुनो ताकि आप बाद में आंसर लिखने में आपको इजी रहे। ठीक है, तो ये था आज के लिए। अब मिलती हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें 3 ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर। हमने देखा कि उन्होंने अपनी बुक्स में क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अलग अलग ट्रैवल रूट्स के बारे में हमने देखा कि कैसे वो लोग ट्रैवल करते थे, और उन्होंने अपने जो चीज़ें उनको पहले से पता थी उनसे उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो उन्होंने चीज़ें देखी उनके साथ उन्होंने उन्हें कंपेयर किया। तो इस कंपैरिजन में हमने अल बिरूनी और इब्न बतूता की जो सारी की सारी जो उनको ऑब्जर्वेशंस थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फ्रैंकोइस बर्नियर ने जो चीज़ें रिकॉर्ड की हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा एम है आपको क्लास 12th की हिस्ट्री लाइन बाय लाइन डिटेल में समझाना। अगर आपको कोई भी डाउट रहे चैप्टर के बाद तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो शुरू करते हैं चैप्टर, बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट।
जब हमने इब्न बतूता chose to describe everything that impressed and excited him because of his novelty, फ्रैंकोइस बर्नियर ने बिल्कुल अलग किया। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि फ्रैंकोइस बर्नियर, क्योंकि वो फ्रांस से आए और उन्होंने अपनी सारी की सारी राइटिंग्स उस टाइम में जो रूल कर रहे थे किंग, जो कि लुइस 14 थे, उनको डेडिकेट कर दी थी। तो उन्होंने बेसिकली हमेशा ईस्ट को यानी कि इंडिया को कम दिखाया कंपेयर टू वेस्ट या अपने लैंड से। वो सिर्फ कंपेयर कर रहे थे जो इस वक्त इंडिया में चल रहा है, इस वक्त यानी कि जब फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया आए तब, और जो उस वक्त यूरोप की सिचुएशन थी। और क्योंकि फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस से बिलोंग करते थे, तो स्पेसिफिकली उन्होंने कंपेयर किया इंडिया को फ्रांस के साथ जो उस वक्त चीजें चल रही थी। और उन्होंने फोकसिंग ऑन द कंसिडर्ड सिचुएशंस व्हिच ही कंसिडर्ड डिप्रेसिंग। His ideas seems to influence policy makers, क्योंकि हमने देखा था कि उन्होंने जो बुक लिखी वो बुक फ्रांस में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी, उसके बाद वो ब्रिटिश, डच और ना जाने कितनी सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने बाद में उस बुक को ट्रांसलेट हुई वो बुक। तो हम देखते हैं कि उनकी बुक काफी पॉपुलर हुई थी और जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको भी उन्होंने कंसिडर किया जो फ्रैंकोइस बर्नियर की बुक थी। बर्नियर मुगल एम्पायर में ट्रैवल किया और उन्होंने काफी डिटेल ऑब्जर्व किया उस वक्त, और उन्होंने लिखा जो भी उन्होंने उस ट्रैवल में देखा। उनके अकाउंट्स जो उन्होंने लिखे ऑब्जर्व करके, उनमें हमें डिस्कशंस मिलती हैं ट्राइंग टू प्लेस द हिस्ट्री ऑफ मुगल विद इन द सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हिस्ट्री है मुगल्स की उसको यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में ला सके, वो उनके बारे में लिख रहे हैं। और वो बस हमेशा जो मुगल इंडिया जो उस वक्त रूल हो रहा था, क्योंकि मुगल एम्पायर रूल कर रहा था, तो वो मुगल इंडिया को बेसिकली कंटेम्प्रेरी यूरोप यानी कि उस वक्त के यूरोप से बस कंपेयर कर रहे थे और सुपीरियरिटी यानी कि यूरोप को ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ बाइनरी ओपोजिशन where India is presented as inverse of Europe। उन्होंने हमेशा इंडिया को ऐसे दिखाया कि वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, यूरोप तो बहुत ही ज्यादा आगे है। He also ordered the perceived differences hierarchically so that India appeared to be inferior। मतलब आप कभी भी पॉइंट्स देखोगे तो उन्होंने हमेशा इंडिया को इंफीरियर दिखाया वेस्टर्न वर्ल्ड पूरे यूरोप से, और टू बी स्पेसिफिक फ्रांस से उन्होंने इंफीरियर दिखाया। अब जमीन जो इंडिया की है उनका कौन ओनर है उसके बारे में जो क्वेश्चन, तो देखिए बर्नियर के अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप, सबसे पहला डिफरेंस उनको फील हुआ वो था लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कि जो फॉर्मर जो मुगल इंडिया है वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लैंड जो है वो किंग का है, वो लैंड मुगल एम्पायर के अंडर आता है, लेकिन यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम था। तो ये डिफरेंस उन्होंने देखा एंड ही वाज अ फर्म बिलीवर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड उन्होंने देखा कि क्राउन ओनरशिप यानी कि जो मुगल हैं वो अगर लैंड के ओनर रहेंगे और लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होगी तो वो बड़ा हार्मफुल है स्टेट के लिए और लोगों के लिए भी। ठीक है, ही थॉट दैट जो मुगल एम्पायर है द एम्परर ही सारा लैंड होल्ड करता था और वही डिस्ट्रीब्यूट भी करता था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अकबर हैं या शाहजहां, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम में ही आए थे शाहजहां के टाइम पीरियड में, तो शाहजहां वो ये मान रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो लैंड है ये शाहजहां के अंडर आता है और शाहजहां ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो अपने नोबल्स जो उनके सबसे ज्यादा करीबी हैं और नोबल हैं उन्हीं को ही वो ये जमीन दे रहे हैं, और वो कहते थे कि ये इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों के लिए ही खराब चीज है। जो ये चीज बर्नियर मान रहे हैं, ये काफी जो ट्रैवलर्स 16th और 17th सेंचुरी में आए वो भी यही सोच रखते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, जो क्राउन है यानी कि जो मुगल एम्परर है वही
प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। एंड बर्नियर ने कहा कि लैंड होल्डर कुड नॉट पास देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, क्योंकि लैंड सारा क्राउन का है यानी कि एम्परर का है, तो भले ही आप जमीन पे काम कर रहे हो लेकिन आप अपने बच्चों को वो जमीन नहीं दे सकते। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी किसी लैंड पे नहीं करेगा। तो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड प्रिवेंटेड इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि आप अपनी जमीन पे इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि मेरी डेथ के बाद ये जमीन रहेगी ही नहीं मेरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेंट पे आप एक लैंड ले लो, आपको पता है कि 5 इयर्स के बाद ये लैंड आपका नहीं रहेगा, तो आप सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करोगे जो आप 5 इयर्स में उससे प्रॉफिट गेन कर लो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस लैंड पे नहीं करोगे। तो वही चीज बर्नियर यहाँ पे देख रहे थे कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, जबकि यूरोप में इन्वेस्टमेंट्स की जा रही थी क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो उनका लैंड भी बेहतर होता जा रहा था। और उन्होंने ये भी चीज देखी कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर है और स्पेशली जो फार्मर्स हैं उन पे बहुत ऑपरेशन, बहुत अत्याचार किया जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड्स, रहन सहन डिक्लाइन होता जा रहा है। लोगों की जो जनरल नहीं, रूरल क्लास कह सकते हो आप, जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं। बस जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी है यानी कि जो किंग है, जो नोबल्स हैं, उनका ही रहन सहन बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक हमने अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि हम इब्न बतूता का जब पढ़ रहे थे तो वो तो कह रहे थे कि मार्केट्स बहुत फ्लरिश कर रही हैं, लोग अलग अलग चीजों में मर्चेंट्स अपना ट्रेड कर रहे हैं, कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है। बट बर्नियर बिल्कुल अलग कह रहे थे। बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्पावरिश पीपल कहा, सब्जुगेटिंग ऑफ स्मॉल माइनॉरिटी, मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं जो पुअर हैं, गरीब हैं, बस थोड़े से लोग हैं जो रिच हैं और पावरफुल हैं। और उन्होंने ये कहा कि पुअर और रिच के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। देयर इज नो मिडल स्टेट, मतलब रिच और पुअर के बीच में कोई मिडिल नहीं है। मिडिल, जैसे मिडिल क्लास आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, उस वक्त ऐसा कोई मिडिल स्टेट नहीं है इंडिया में। तो एक बहुत बड़ा गैप बर्नियर ने ऑब्जर्व किया। दिस इज देन इज हाउ बर्नियर सॉ मुगल किंग। उन्होंने ये कहा कि वो यहीं पे ही कोर्ट में नोबल्स के साथ काम करते थे, बट बर्नियर ने कहा कि मुगल किंग बेसिकली बेगर्स और बारबेरियंस, बेगर्स यानी कि भिखारी और बारबेरियन होते हैं जो बस मारते हैं, बारबेरिक लोग कहते हैं उनको, वो उनके ही बस राजा हैं। यहाँ की हवा बहुत ही बेकार है, फील्ड्स पे ओवर स्प्रेड विद बुशेस, हर जगह पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, क्राउडेड ओनरशिप ऑफ लैंड है। एंड बट हमें ऐसा कुछ भी मुगल ऑफिशियल्स के डॉक्यूमेंट सजेस्ट नहीं करते कि स्टेट वाज द सोल ओनर ऑफ द लैंड। जैसे कि जो बात बर्नियर कह रहे हैं वो बात हमें जो मुगल ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स हैं वहां से ऐसा नहीं मिलता। जो अबुल फैजल, जिन्होंने अकबरनामा और 16th सेंचुरी में जो ऑफिशियल क्रॉनिकल अकबर रीन के टाइम पे लिखा, वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि लोगों के पास अपनी जमीन थी और वो उनसे रेवेन्यू लेते थे, क्योंकि रूलर उनको प्रोटेक्शन देते थे तो उसके बदले उनको टैक्स देना होता था, एक तरीके से रेंट होता था, लेकिन ओनरशिप लोगों के पास ही होती थी। बट शायद ये बात यूरोपियन ट्रैवलर नहीं समझ पाए एंड उन्होंने इस बात को रेंट ही मान लिया, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई होता था, ये तो सच है। तो जब इतना ज्यादा टैक्स होता था और जमीन पे कोई रेंट नहीं होता था, टैक्स जो होता था वो क्रॉप पे होता था, बट क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा होता था तो एक यूरोपियन ट्रैवलर को यही लगा होगा कि ये जमीन का ही टैक्स है और ये बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली ओनर किंग ही है। बर्नियर के जो डिस्क्रिप्शन है वो जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट्स थे, क्योंकि वेस्टर्न लोगों ने हमेशा ईस्टर्न को यानी कि इंडियंस को या जिन भी उन्होंने कॉलोनीज पे रूल किया, उन्होंने हमें बहुत
कम समझा। तो 18th सेंचुरी में भी जो आप और भी थ्योरिस्ट्स को पढ़ोगे, अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो आपको दिखेगा कि वो हमेशा एशिया या फिर यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों को कंपेयर करते हुए बहुत कम दिखाते थे। ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिखते हैं। अब आइडिया फर्दर डेवलप जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया बिफोर कॉलोनिज्म सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, बहुत सरप्लस था। एमर्जेंस ऑफ सोसाइटी वाज लार्ज एंड ऑटोनॉमस एंड इंटरनली इगैलिटेरियन। इंपीरियल कोर्ट प्रिसाइडेड, कोर्ट्स होते थे ओवर द विलेज कम्युनिटीज रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी। जो भी कोर्ट, जो एक इंपीरियल कोर्ट होती थी वहां की विलेज कम्युनिटीज, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया जाता था। और सरप्लस, फ्लो ऑफ सरप्लस वाज अनपेनेटेड, दिस वाज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम। तो नहीं कि वहां पे बिल्कुल ऑटोक्रेसी थी, जो भी वो कहते थे वो बात सबको माननी पड़ती थी। हाउएवर रूरल सोसाइटी वाज फार फ्रॉम ट्रू। ऐसा सच में जो यूरोपियन ट्रैवलर या जो वेस्टर्न फिलोसफीज ने, थ्योरिस्ट्स ने लिखा, हकीकत बहुत अलग थी उससे। 16th और 17th सेंचुरी में रूरल सोसाइटी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन में हिस्सा थी। वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वाज बिग जमींदार्स, जो कि बहुत सुपीरियर राइट्स ऑफ लैंड थे, और दूसरी तरफ अनटचेबल्स थे जो कि लैंडलेस थे। तो रूरल सोसाइटी में दो बिल्कुल अलग तरीके के लोग थे, तो बहुत अमीर जमींदार्स और कुछ ऐसे जिनको छूने से भी मना किया जाता था, अनटचेबल लेबरर्स। सो in between big peasants who used to hire labor, जो बड़े पेजेंट्स होते थे इनके पास बहुत बड़ा लैंड होता था, तो वो लेबरर्स को हायर कर लिया करते थे, सामान प्रोड्यूस करवाते थे। और जो स्मॉल पेजेंट्स होते थे, छोटे किसान होते थे, वो इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते थे, तो वो अपने ही खाने के लिए बस जितना सामान प्रोड्यूस कर पाए वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे। जितना बर्नियर ने प्रोजेक्ट किया मुगल एम्पायर को, हमारा सोसाइटी सिस्टम उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। जैसे कि बर्नियर को ये लगा कि जो आर्टिसंस हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता था कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जो प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा स्टेट के पास जाता था। बल्कि मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर इन डिक्लाइन। उन्होंने कहा क्योंकि आर्टिसंस को कुछ भी नहीं मिल रहा, उनका सारा का सारा प्रॉफिट स्टेट के पास जा रहा है, तो इसलिए वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेशियस मेटल्स फ्लो होते हैं इंडिया में। अब बताओ ये दो बातें कितनी अलग हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है ट्रेड में, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बड़ा प्रीशियस कीमती मेटल्स इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो उन्होंने, अगर गोल्ड और सिल्वर हमारे देश में आ रहा है, इसका मतलब मर्चेंट कम्युनिटी बहुत प्रॉस्पर होगी, ट्रेड दूर दूर तक हो रहा होगा। अगर ट्रेड प्रॉस्पर नहीं होगा तो आपके पास गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आएगा? गोल्ड और सिल्वर तो आपको कोई भी नहीं देगा। तो ये दो बिल्कुल अलग उल्टी बातें हैं। अगर ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है तो आपको गोल्ड और सिल्वर कौन देगा? तो ये दो बिल्कुल अलग बातें हम देखने को मिलती हैं हमें बर्नियर के अकाउंट्स में। In fact, 17th सेंचुरी में 15% ऑफ द पॉपुलेशन टाउन्स में रहती थी, और ये जब आप कंपेयर करते हो ये ज़्यादा है वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में। वहाँ की इतनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में नहीं रहती थी जितनी उस वक्त यहाँ पे रह रही थी। मुगल सिटीज में कैंप टाउन्स थे, which he meant towns that owned their existence and dependent for their survival. उन्होंने ये बोला बर्नियर ने कि हमारे जो यहाँ पे, he believed that these came into existence when imperial court moved in rapidly decline when it moved out. एक मिनट, मैंने कुछ मिस करा है। In spite of this, Bernier described Mughal cities as camp towns. ये 15% लोग
अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तब भी उन्होंने अर्बन एरियाज को कैंप टाउन्स बोल दिया। यानी कि उन्होंने ये बोला कि ये ऐसी जगह है जहां पे मतलब सर्वाइवल के लिए भी लोग डिपेंडेंट हैं। एंड उन्होंने बोला कि जो सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और सब चीजों के लिए किंग पे या पैटर्नेज जो राजा दे देता है बस उसी पे ही सब डिपेंडेंट हैं। जबकि ये सच नहीं था। जब हमने इब्न बतूता को भी पढ़ा, यहाँ पे बड़े बड़ी मार्केट्स थी, ट्रेड हो रहा था और इवन बर्नियर ने खुद ही बोला कि हमारे यहाँ पे ट्रेड के कारण गोल्ड और सिल्वर आ रहा था। तो ऐसा नहीं था कि लोग डिपेंडेंट थे, बट उन्होंने इसी तरीके से चीजों को लिखा। अब एक लैंड ओनरशिप पे भी क्वेश्चन आया कि बर्नियर ने कुछ ज्यादा ही सिंपल पिक्चर दे दी। उन्होंने ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रेडिंग, पोर्ट टाउन, सेक्रेट टाउन, आपको पता है जहाँ पे कोई चीजें बन रही हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग टाउन कहेंगे, जहाँ पे व्यापार हो रहा है ट्रेडिंग टाउन, जहाँ पे सी है उसे पोर्ट टाउन कह देंगे, सेक्रेट टाउन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं सेक्रेट टाउन्स, पिलग्रिमेज टाउन्स। Their existence in the index of prosperity of merchant community and professional classes। ये बातें कि अलग अलग तरीके के टाउन्स थे, यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, लोग ट्रैवल कर रहे थे और बहुत सी चीजें जो मर्चेंट कम्युनिटी और प्रोफेशनल क्लासेस को एक तरीके से प्रॉस्पर कर रही थी, ये सब बातें उन्होंने लिखी ही नहीं। मर्चेंट्स जो होते थे वो ग्रुप्स में उनके टाइज होते थे, जैसे कि हमने पहले शील्ड ऑफ गिल्ड्स भी पढ़ा था, तो उनकी ऑर्गेनाइज्ड होते थे इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज। वेस्टर्न इंडिया में इन ग्रुप्स को महाजन्स कहा जाता था और इनके चीफ्स को सेठ कहा जाता था। आज भी ये कास्ट आपको सुनने को मिलेंगी, महाजन और सेठ। तो इस तरीके की कास्ट और अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद, द महाजन्स were collectively represented by the chiefs of merchant communities, नगर सेठ। तो आप देख सकते हो कि जो मर्चेंट्स थे वो भी काफी ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे और वो एक प्रॉपर उनकी ग्रुप्स थे जिनमें वो काम कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो राजा के ही बिल्कुल डिपेंडेंट है उन पे और उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। दैट इज सो नॉट ट्रू। अदर अर्बन ग्रुप्स, ये तो मर्चेंट्स की बात हुई। कुछ प्रोफेशनल क्लास जैसे कि फिजिशियंस, हमने अभी भी देखा था कि बर्नियर शाहजहां के कोर्ट में उनके जो एल्डर सन थे उनके फिजिशियन थे, तो वहां पे हाकिम और वैद उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। टीचर्स, पंडित और मौलाना, इनकी भी बहुत वैल्यू थी। लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, हमने देखा था कि मार्केट्स में स्पेसेस होती थी जहाँ पे आर्टिस्ट अपने म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस करते थे। कैलीग्राफर्स, वाइल कुछ ऐसे भी होते थे जो किंग की पैटर्नेज या फिर किंग अगर कुछ दे दे उनको तो उस पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन स्टिल अदर्स सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल। मार्केट्स और बाजार्स में भी इन चीजों का, क्योंकि काफी सारे रिच लोग अर्बन एरियाज में रहते थे। इमेजिन 15% ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, तो ये सारे प्रोफेशनल्स उन्हें भी सर्व करते थे। नॉर्मल लोग भी अपनी कभी कभी पेंटिंग्स बनवाते थे, लोग अपने बच्चों को टीचर्स से पढ़वाया करते थे। ऐसा नहीं है कि हर सिर्फ नोबल या किंग ही इन सब लोगों को काम देते थे, ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी ये लोग काम किया करते थे। तो बर्नियर की बातें बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हो कि उन्होंने जो कहा वो हकीकत में वैसा नहीं चल रहा था। अब जो भी ट्रैवलर्स आए वो मोस्टली मेन होते थे। आपको बहुत कम ट्रैवलर अकाउंट्स मिलेंगे जो वुमेन के मिलेंगे। एंड वो वुमेन की कंडीशंस जो सब कॉन्टिनेंट पे ने थी, उन्होंने उसके बारे में भी लिखा है। उन्होंने देखा है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी थी मेन और वुमेन में, जो कि नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर माना जाता था कि वुमेन वीक मानी जाती थी और मेन को स्ट्रांग माना जाता था। अब सबसे पहले अगर हम स्लेव्स की बात कर लें तो स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर से जब इब्न बतूता सिंध आए तो उन्होंने हॉर्सेस, कैमल्स और स्लेव्स भी परचेज किए जब वो सुल्तान को गिफ्ट देना चाहते थे, क्योंकि आप किंग के पास खाली हाथ नहीं जा सकते। तो उन्होंने स्लेव्स भी खरीदे थे जब वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने जा रहे थे। और जब वो मुल्तान पहुंचे तो ही प्रेजेंटेड द गवर्नर विद अ स्लेव एंड अ हॉर्स। तो देख सकते हो आपकी स्लेव्स भी एक तरीके से गिफ्ट के तौर से दिए जाते थे और उन्होंने
कुछ रेजिन्स और आलमंड्स वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स भी दिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक वाज सो हैप्पी जब उन्होंने सुना, और उन्होंने अपनी खुशी से उनको 100,000 तंकास कॉइन्स और 200 स्लेव्स दे दिए। तो आप देख सकते हो कि उनको कितने ज्यादा स्लेव्स का ट्रेड उस टाइम पे चल रहा है। तो ये सब बातें हमें इब्न बतूता के अकाउंट से पता चलती हैं और दिखता है कि मतलब देयर वाज कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग द स्लेव्स। स्लेव्स में भी कैटेगरीज होती थी। कुछ फीमेल स्लेव्स होती थी जो सुल्तान के सर्व करती थी, म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस करती थी। इब्न बतूता ऑल्सो एंजॉयड दीज परफॉर्मेंसेस सुल्तान सिस्टर की वेडिंग के टाइम पे। तो ये इब्न बतूता के अकाउंट से ही हमें पता चल सकता है। और कुछ फीमेल स्लेव्स किंग इसीलिए भी एम्प्लॉय करते थे कि वो नोबल्स पे नजर रख सके, एक तरीके से जासूस का काम कर सके। स्लेव्स एक तरीके से डोमेस्टिक लेबरर्स, घर का काम करने के लिए होते थे। इब्न बतूता found their services particularly indispensable for carrying women and men in पालकिन या दोला। तो जैसे लोगों को पालकी में लेके जाना होता है, स्पेशली वुमेन एक तरीके से इस तरीके की कुछ पालकी सी बनी होती है, तो उसको स्लेव्स कैरी करते थे। प्राइस ऑफ स्लेव्स, पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स, क्योंकि वो डोमेस्टिक काम करती थी तो उनका प्राइस थोड़ा कम होता था। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो अफोर्ड कर सकते थे वो एटलीस्ट 1 या 2 स्लेव्स तो रखते ही थे। और जो यूरोपियन ट्रैवलर्स जब उस टाइम पे आए तो उन्होंने इस बात को काफी ज्यादा हाईलाइट किया कि किस तरीके से वुमेन को वेस्टर्न और यूरोपियन सोसाइटी यानी कि यूरोप के एरियाज और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितना अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो बर्नियर ने भी इस बारे में लिखा, और उन्होंने एक चीज जो सबसे ज्यादा उन्होंने डिटेल में लिखी वो थी सती प्रथा, जो हमारे यहाँ पे उस वक्त चलती थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे वुमेन सीमिंगली इम्ब्रेस कर लेती थी डेथ। ऐसा नहीं था, उन्हें कितनी बार फोर्स भी करा जाता था कि उनको अपने हस्बैंड की डेथ में, जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी आग में खुद को भी, मतलब उनको भी मरना पड़ेगा। तो वुमेन्स लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड मच एल्स बिसाइड्स द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो उनकी लेबर क्रूशियल था। वुमेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी कि खेती वगैरह में भी काम करती थी, और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जैसे कि घर का काम करना और बाकी सब कामों में भी वुमेन काम किया करती थी। जो मर्चेंट फैमिली या थोड़ी रिच फैमिलीज में जो वुमेन होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी कमर्शियल एक्टिविटीज में, और मर्चेंटाइल डिस्प्यूट्स, अगर कुछ लड़ाई वगैरह हो जाए, कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए तो कोर्ट में उनमें भी वो पार्ट लिया करती थी। तो हम ये नहीं कह सकते हमेशा कि वुमेन हमेशा प्राइवेट स्पेसेस या घरों में ही कैद थी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का भी काम कर रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वुमेन सिर्फ घर की 4 दीवारी में प्राइवेट स्पेसेस में ही कैद थी। तो कुछ वुमेन बाहर जाके पार्टिसिपेट भी कर रही थी, काम भी करती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्नियर ने क्या क्या टॉपिक्स मेंशन किए हैं, तो आप सबसे पहले तो लैंड ओनरशिप की बात करोगे कि उन्होंने कहा कि मतलब प्राइवेट ओनरशिप होती है, ये सब यहाँ पे तो उन्होंने कंपेयर किया। बैटरी। सेकंड हम देखेंगे उन्होंने सती प्रथा और उन्होंने स्लेव्स के बारे में मेंशन किया। थर्ड उन्होंने ट्रेड के बारे में भी मेंशन किया कि कैसे यहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेड जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो किंग है उन्होंने कहा कि जो मुगल किंग है वो बेसिकली बेगर्स और बारबेरियन, भिखारियों के, और जो बारबेरियंस होते हैं बेसिकली वो किसी को मार देते हैं, लूटते हैं, तो वो बारबेरियंस और उनके किंग हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मुगल एम्पायर और मुगल किंग्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया। और अगर आपको इब्न बतूता और बर्नियर को कंपेयर करना भी आ सकता है, तो उसमें आप कहोगे कि इब्न बतूता ने हमेशा फ्लरिश और एक्साइटमेंट, जो चीजें उनको एक्साइट की, जैसे कि उन्होंने पान और कोकोनट के बारे में बताया, लेकिन बर्नियर ने बिल्कुल हमेशा बस वेस्ट को और ईस्ट को कंपेयर किया। दैट टू हमेशा वेस्ट को अच्छा दिखाया और ईस्ट को नॉट सो गुड। तो आप ये चीज कंपैरिजन कर सकते हो कि कैसे इब्न बतूता और बर्नियर ने दिखाया। और इब्न बतूता का भी आप स्लेव्स वाला पॉइंट लिख सकते हो, कैसे उन्होंने स्लेव्स
खरीदे थे किंग मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, और उनको भी स्लेव्स मिले थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अकाउंट आप आंसर लिख के बाद में आप ये कंक्लूजन दोगे कि क्योंकि ये उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्होंने ट्रैवल किया, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो चीजें उनको पता थी उनके थ्रू उन्होंने इस अननोन जो इस कंट्री में आए या सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने उनको कंपेयर करके यहाँ पे लिखा। तो हिस्टोरियंस को एक न्यूट्रल व्यू बना के कंपेयर करना पड़ता है और हर चीज को समझना पड़ता है। तो इससे करके आप सारे आंसर्स की फ्रेमिंग भी कर सकते हो। तो इसमें से जो भी इस पार्ट में से क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि आपका बन सकता है, तो आप उसमें, पर अगर आपको इब्न बतूता आए तो आप पान और कोकोनट को तो पक्का मेंशन कर देना, क्योंकि उनको ये चीज बड़ी सरप्राइजिंग लगी थी। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। और थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स जब हम देख रहे हैं तो हम उसमें अपना भी एक न्यूट्रल एस्पेक्ट डाल रहे हैं। अगर आप बर्नियर का क्वेश्चन लिखोगे तो आप उसमें लिखोगे कि एक्चुअल में हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि यहाँ पे 15% ऑफ पॉपुलेशन तो अर्बन एरियाज में रह रही थी। यहाँ पे तो जो मर्चेंट्स ट्रेड कर रहे थे उसके कारण गोल्ड और सिल्वर ट्रैवल मतलब फ्लो कर रहा था हमारी कंट्री में। तो हमारे यहाँ पे तो ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, और ऐसा नहीं था कि मर्चेंट्स बस किंग की ग्रांट के लिए ही वेट कर रहे थे। उल्टा मर्चेंट्स की तो अपनी कम्युनिटीज बनी हुई थी और जो कि काफी ज्यादा फ्लरिश भी कर रही थी। तो आप कंपैरिजन करते हुए अपने आंसर्स को लिखना, तो उससे आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके पॉइंट्स भी बहुत क्लियर और अच्छे बनेंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 5। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे हो सकता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो मैं एक वीडियो एंड में बना दूंगी जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि आप कैसे क्वेश्चंस लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।